सावित्री ने सोचा था कि घर में 4 बहू आएंगी तो घर में खुशियों की कमी नहीं होगी और उसे थोड़ा आराम मिलेगा। उनके जाने के बाद से मैं अकेली घर संभाल रही हूँ। अभी मुझे इस काम से मुक्ति चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। सावित्री ने अपने चारों बेटों के सामने ये अर्जी रखी। सच में सावित्री पूरी जिंदगी मेहनत करती आई है। अपने चौथे बेटे के जन्म के बाद ही उसका पति मर गया था और उसके बाद से सावित्री को घर के साथ साथ दुकान भी संभालनी पड़ती थी। और फिर उन चारों ने अपनी अपनी दुकान खड़ी कर ली। तब जाकर सावित्री ने ये अर्जी रखी। बड़े बेटे कुशल ने कहा, हाँ माँ ठीक कह रही है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, हम शादी के लिए तैयार हैं, आप लड़की ढूंढिए। ये सुनकर सावित्री की जान में जान आई। उसने लड़की देखनी शुरू की और 1 महीने के अंदर चारों की शादी फाइनल हो गई और एक ही दिन में चारों भाइयों की शादी भी हो गई। उस रात सावित्री ने चैन की सांस ली। अब मैं पैर पर पैर रखकर आराम से बैठ सकती हूँ, चैन की सांस ले सकती हूँ। मेरे घर में 4 बहुएं आ चुकी हैं, अब वही घर संभालेंगी। ठंड का मौसम आ रहा है, एक बहू मेरे लिए चाय बनाएगी तो और एक बहू पकौड़े तलेगी। ऐसे ही खुशी खुशी मेरा बाकी जीवन बीत जाएगा। सावित्री ने दहेज भी नहीं लिया था, वो बस एक ही चीज चाहती थी, शांति। अब तो बस मेरी चारों बहुएं मिलजुल कर रहें और घर को स्वर्ग बनाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री को क्या पता था कि उसकी बहुएं खुद को स्वर्ग की अप्सरा समझती हैं। शादी के एक दिन बाद से ही चारों के नखरे शुरू हो गए। सुबह सुबह सावित्री के चारों बेटे अपनी अपनी दुकानों में जाने के लिए तैयार होने लगे। सावित्री ने बहुओं से कहा, बहू जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, मेरे बेटों को काम पर जाना है। ये सुनकर बड़ी बहू रेखा दूसरी बहू सीमा से कहने लगी, ऐसी माँ रसोई में जाओ और नाश्ता बना। नहीं दीदी, मैं खाना नहीं बना सकती, आग के पास जाने से मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। और रे बाप रे रानी साहिबा, अगर रंग की इतनी चिंता थी तो शादी क्यों की? मैं भी तो गोरी हूं, तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना, मेरा रंग भी खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम सब तो गोरी हो, मैं तो कोयले की खदान में पैदा हुई थी, मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कौन बनाती है। इसी बात को लेकर चारों बहुओं में बहस छिड़ गई और किसी ने खाना नहीं बनाया। माँ भूख लगी है, दुकान पे भी जाना है, हमारा नाश्ता किधर है? अब तक तो कभी सुबह के नाश्ते में देर नहीं हुई। रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ। बहू क्या बात है, अभी तक नाश्ता बनकर तैयार नहीं हुआ? नहीं माँ जी, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है, सभी दूध की धुली हुई है ना, आग के पास जाने से रंग खराब हो जाएगा। ये क्या बात हुई बहू? ठीक है बड़ी बहू, तुम बड़ी हो, तुम अभी नाश्ता बना लो, मैं बाद में देखती हूँ इन सबको। नहीं, मैं क्यों बनाऊं, मैं बड़ी बहू हूं तो क्या हुआ, सब कुछ मैं नहीं कर सकती? सभी ने खाना बनाने से इनकार किया तो सावित्री को ही रसोई में घुसना पड़ा। लेकिन अपने बेटों के लिए उसने नाश्ता बना दिया। लेकिन उसके बेटे फिर भी नाराज हो गए। क्या माँ, आज कितनी देर हो गई? अपनी बीवियों को बोल, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अब हम दुकान छोड़ के घर के कलेश संभालेंगे क्या? आप संभालो ये सब। ये बोलकर चारों खाना खाकर दुकान के लिए निकल गए। बेचारी सावित्री दोनों तरफ से फंस गई। बहू खाना मैंने बना दिया, अब बर्तन धोने का काम तुम लोगों का है। मैं नहीं धो सकती माँ जी, मैंने शादी के लिए नेल एक्सटेंशन किया था, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। मेरे हाथ कितने सॉफ्ट है माँ जी, बर्तन धोने से खराब हो जाएंगे। ये दोनों बर्तन नहीं धोएंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो मैं भी नहीं करूंगी, सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ेगा? सावित्री ने सोचा था कि घर में बहुएं आएंगी तो काम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। सावित्री का काम बढ़ गया। पहले 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था, 5 लोगों के बर्तन धोने पड़ते थे, अब तो 9 लोगों का खाना और बर्तन करना पड़ रहा था। कैसी कामचोर बहुएं आई हैं घर में, मेरा सर दर्द बढ़ा दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसके बेटों ने भी सोचा था कि शादी करके उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब घर के मामले में उन्हें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन घर के अंदर तो उल्टा ही हो रहा था। माँ जी, मेरा खाना मेरे कमरे में ला दीजिए ना, मेरे पैर में दर्द है। माँ, मेरा खाना भी ला दीजिए ना, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा भी खाना ला दीजिए, मेरा भी खाना ला दीजिए। मैं क्यों सब कुछ करूं, और कोई तो कुछ नहीं कर रही है। इधर उधर दौड़ते और भागते हुए सावित्री की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही पड़ गया।
मुझे ही भागना पड़ रहा है। मुझे बैठने का भी मौका नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो पहले था, मुझे इतना ज्यादा भागना तो नहीं पड़ता था। सावित्री को सुबह से लेकर शाम तक भाग भाग कर काम करना पड़ रहा था। बहुओं के कपड़े भी धोने पड़ते थे और दिन रात ठंडे पानी से काम करते हुए सावित्री बीमार पड़ गई। सावित्री बेहोश होकर बाथरूम में गिर पड़ी। उसके बेटे घर पर नहीं थे। कुशल कुछ काम के लिए घर आया और बाथरूम में अपनी माँ को उसने इस हालत में देखा। माँ, क्या हुआ आपको? माँ! वो अपनी माँ को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, तब जाकर सावित्री को होश आया। घर लौटकर सावित्री के चारों बेटों ने अपनी बीवियों को बहुत डांटा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हैं? आज तुम लोगों की वजह से अगर मेरी माँ मर जाती तो क्या होता? हमें नहीं चाहिए ऐसी बीवियां जो हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल तक ना रख सके। एक काम करो, सब अपना बैग पैक कर लो। हम आज ही तुम सबको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़कर आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। चलो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। चारों बहुओं ने सावित्री और अपने पतियों से माफी मांग ली और उसके बाद से घर का हाल ही बदल गया। अब सावित्री 4-4 बहुओं के होने से आराम से पैर पर पैर रखकर बैठने लगी। उषा देवी की 2 बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के 2 बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी, इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ, रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही है और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती। तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियां होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना, तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ, गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो।
नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, जैसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारी गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम, जल्दी से दाल चावल बना लो। और कविता, एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।